हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबको करवा रहा हूँ। सो आगे बढ़ते हैं। 61st क्वेश्चन उन्होंने दिया था आपको। उन्होंने ना आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। गिवन बिलो वर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन क्या कह रही है? Certificate of incorporation is conclusive evidence that all the requirements of Companies Act have been compiled with in respect of registration. Statement 2 क्या कह रही? After incorporation, if the company makes a fresh contract in terms of the pre-incorporation contract, the liability of promoter shall be to an end. देखो, जो आपकी स्टेटमेंट वन है वो आप एंटायरली तो नहीं उसको ट्रू कह सकते, बट इस परस्पेक्टिव में एक बार हम देख लेते हैं। देखो, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ये एक प्राइमा फेसी एविडेंस होता है। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो, मीन्स एक्सेप्टेड एज ट्रू अनलेस प्रूवन अदरवाइज ऑफ कंप्लायंस। बट इसमें आप कई बार फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगर करते हो तो कई बार आपको कुछ इश्यूज अराइज हो सकते हैं। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट ठीक थी। ठीक है, स्टेटमेंट टू क्या कह रही है? यस, ये देखो बिल्कुल बात ठीक है कि अगर आप इनकॉर्पोरेशन होने के बाद जो आपका कोई प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो यूजली रेटिफाई किए जा सकते हैं, उनको आप अडॉप्ट किया जा सकता है कंपनी के द्वारा। यानी आप लायबल बना सकते हो और जो प्रमोटर की पर्सनल लायबिलिटी है उसको एंड कर सकते हो। ये चीज तभी पॉसिबल है जब कोई स्पेशल एग्रीमेंट नहीं है इस चीज को लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग सर्विस गैप्स एज पर सर्विकल अप्रोच इन द लॉजिकल सीक्वेंस। देखो, जो सर्विकल है ये आइडेंटिफाई करता है 5 गैप्स सर्विस एक्सपेक्टेशन और डिलीवरी के बीच में। सबसे पहले आता है नॉलेज गैप, यानी मैनेजमेंट की क्या समझ है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को लेके, उसकी रियलिटी को लेके। यानी दूसरा आता है स्टैंडर्ड्स गैप, क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं सर्विस क्वालिटी स्पेसिफाई जो की गई है और जो असलियत में सर्विस के मैनेजमेंट के द्वारा डिलीवर की गई है, उन दोनों में क्या फ़र्क है। फिर आता है परफॉर्मेंस गैप, जो आपका डिफरेंस है सर्विस जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए थे, यानी जो स्टैंडर्ड्स जो मार्क्स आपने सेट किए थे कि भाई हम इस लेवल पे आके सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और जो असल में सर्विस दी गई है उनका डिफरेंस। फिर कम्युनिकेशन गैप, यानी देखो अगर आपका मिसमैच हो जाता है, जो प्रॉमिस किया था आप सर्विस दोगे और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कह लो या आप ये कर लो, मतलब आपने जो किसी मर्जी मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग के थ्रू कौन सा मर्जी डिसीजन लिया, यानी आपने डिसीजन नहीं कह सकते, अगर आपने किसी भी थ्रू अपनी सर्विस यानी मार्केटिंग चैनल थ्रू आपने अपनी सर्विस प्रॉमिस किया, तो अगर वो मिसमैच हो जाता है तो वो होता है कम्युनिकेशन गैप। लास्ट में आता है कस्टमर एक्सपेक्टेशन। अब ये डिफरेंस होता है जो सर्विस कस्टमर परसीव कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, और वट उसको इन कंपैरिजन उसको असल में मिल क्या रहा है। सो ऑप्शन नंबर 6 आपका बी, यानी बी डी ए ई सी विल बी द करेक्ट सीक्वेंस फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 63rd क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूरो करेंसी मार्केट। देखो, जो आपकी यूरो करेंसी मार्केट है ये शॉर्ट टर्म यूरो डिनोमिनेटेड लोन्स और डिपॉजिट जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच ग्लोबली होते हैं उनमें डील करती है। अगर मैं आपको इनमें से जो ऑप्शंस लिस्ट की गई उनमें से बताऊं तो देखो, जो ज्योग्राफिकल लिमिटेड है ये बिल्कुल ठीक है। जो आपकी यूरो मार्केट है वो वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करती है। अनरेगुलेटेड ये गलत है, क्योंकि देखो जो रेगुलेशंस हैं वो डिपेंड करती हैं कि उसमें इंडिविजुअल कंट्रीज कौन कौन सी पार्टिसिपेट कर रही हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस ये बिल्कुल ठीक है। देखो, कोई डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं है जैसे ट्रेडिशनल बैंकिंग में होती है। इंटरेस्ट रेट रिस्ट्रिक्शन में बिल्कुल ठीक है, आपको कोई मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट लिमिटेशन नहीं इम्पोज की गई है। सीआरआर और एसएलआर रिस्ट्रिक्शन ये भी ठीक है, यानी जो कैश रिजर्व और लिक्विडिटी रेशियो रिक्वायरमेंट्स है वो यूरो करेंसी मार्केट में अप्लाई नहीं करती। सो ऑप्शन नंबर सी ई सी ए विल बी द करेक्ट आंसर। 64th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT फैसिलिटेट्स एंड प्रमोट्स फॉरेन ट्रेड इन इंडिया एंड ऑल्सो इंप्लीमेंट्स द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री गवर्न्स द DGFT। देखो, जो आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यानी इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के पास है, जो पूरी रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में फॉरेन ट्रेड, इंडिया के फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विल बी द करेक्ट आंसर। 65th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दो लिस्ट दी हुई हैं,
एक हरफिंदाई इंडेक्स वैल्यू दी हुई है और दूसरी मार्केट की टाइप। देखो जो हरफिंदाई है इसका पूरा नाम हरफिंदाई हर्चमैन इंडेक्स है, जो मेजर करता है मार्केट कंसंट्रेशन। जितनी हायर वैल्यू होगी वो इंडिकेट करेगा उतना लेस कंपटीशन है। सो अगर मैं करेक्ट पेयरिंग करूं जो आपका हरफिंदाई हर्चमैन इंडेक्स है, तो जो मार्केट टाइप्स बनती हैं उसकी, तो देखो जो आपके एक्सट्रीमली जब आपका HHI बिल्कुल नियर जीरो होगा तो ये सिग्निफाई करता है कि बहुत हाईली फ्रेगमेंटेड मार्केट है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो हर HHI होता है वो 1000 और 1800 के बीच होता है, जो सजेस्ट करता है बहुत मॉडरेट कंसंट्रेशन है सेवरल कॉम्पिटिटर्स के बीच में, मतलब नॉर्मल चीज़ है, मॉडरेट मिडल में है। ओलिगोपोली में जो आपका HHI है वो 1800 और 10,000 के बीच में होता है, जो इंडिकेट करता है कि कुछ डोमिनेंट प्लेयर हैं जो जिनके पास पूरी मार्केट की पावर है। ओलिगोपोली विद हाई कार्टेल्स रिस्क, यानी जब आपका HHI 10,000 से ऊपर चला गया तो ये सजेस्ट करता है कि जो कंसेंट्रेटेड मार्केट है यहाँ पे कल्यूजन और कार्टेल्स का बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क है। सो ऑप्शन नंबर बी, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का 1 विल बी द करेक्ट आंसर। 66 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट टू इंक्रीज। देखो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज करते हैं डिमांड एक प्रोडक्ट की, उनमें से सबसे पहले आता है इंक्रीज कंज्यूमर इनकम। देखो जितनी डिस्पोजेबल इनकम, यानी वो इनकम जो एक बंदे के पास उसके सारे टैक्सेस वगैरह को पे करने के बाद उसके अपने पास खर्चने को है, उतना ही वो इनकम, जितनी डिस्पोजेबल इनकम होगी उतना ही कंज्यूमर ज़्यादा बाय करेंगे, इंक्लूडिंग जो प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, यानी इसके बाद इंक्रीज प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट। देखो जब सब्सटीट्यूट ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है वो रिलेटिवली ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा कंज्यूमर के लिए, तो इससे क्या होगा, जो उसकी डिमांड है वो बढ़ जाएगी। इंक्रीज टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस। देखो अगर कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं प्रोडक्ट की तरफ, मार्केटिंग के कारण कह लो, ट्रेंड के कारण कह लो, या उसके इम्प्रूव फीचर कारण कह लो, इससे भी डिमांड राइज होती है। सो ऑप्शन नंबर डी, ए, बी एंड ई इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो जो प्राइस है कॉम्प्लीमेंट्स का, यानी जब आप जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है जिनको आप दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ यूज करते हो, अगर वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे ना, ये डिमांड डिक्रीज करेंगे ओरिजिनल प्रोडक्ट की। सो ये इसको हम इसलिए ऑप्शन को हमने बाहर कर दिया। और जो आपका इंक्रीज नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट, देखो जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स होंगे आप कंज्यूमर को प्रोवाइड करोगे उतनी उसके पास चॉइसेस होंगी, यानी पोटेंशियली जो डिमांड है वो डाइवर्ट हो जाएगी, यानी जो ओरिजिनल प्रोडक्ट की डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो दो स्टेटमेंट्स दी हुई है, एक असर्शन है एक रीजन है। असर्शन क्या कह रही है, व्हेन अ पार्टनर रिटायर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड अकॉर्डिंग टू करंट वैल्यू। रीजन क्या कह रहा है, बैलेंस शीट शुड शो द करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। पहले असर्शन की तरफ ध्यान देखते हैं। देखो जब एक पार्टनर रिटायर होता है, जो पार्टनरशिप क्या कहती है कि आपको रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, तभी आप नई ओनरशिप स्ट्रक्चर को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाओगे और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर पाओगे एसेट्स और लायबिलिटीज की। ये तो था ट्रू। अब रीजन क्या कह रहा है कि जो बैलेंस शीट है वो एक्यूरेट वैल्यूज तभी शो करेगी, बट रिवैल्यूएशन इज नॉट ओनली फॉर दैट पर्पस। ध्यान से सुनो, बैलेंस शीट शुड शो द करेक्ट वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। बिल्कुल ठीक है, बैलेंस शीट को शो करनी पड़ेंगे एक्यूरेट वैल्यूज, बट रिवैल्यूएशन ही नहीं उसका पर्पस केला। इवन हमें बैलेंस शीट अमाउंट जो हमने दूसरे रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है वो कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। हाउएवर जो जितनी एक्यूरेट वैल्यूज होंगी, जितना उनको आप अचीव करोगे दूसरे मेथड्स यानी फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स के द्वारा, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो उतना ही बेस्ट आपकी कंपनी पार्टनरशिप के लिए होगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 68th क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the appropriate tax planning perspectives in case of shutdown or continued decision under income tax act 1961? देखो जो टैक्स प्लानिंग की कंसीडरेशन है, जब आप डिसाइड करना चाहते हो कि आपने बिजनेस को शट डाउन करना है या कंटिन्यू करना है, तो उसमें सबसे पहले आती है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। देखो जो बिजनेस है और बिजनेस एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लॉसेस, आप उनको कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हो अगेंस्ट फ्यूचर प्रॉफिट। इससे जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। टैक्स बेनिफिट विड्रॉ, देखो जो बेनिफिट्स लाइक आपको जो डिडक्शंस मिल रही है 33AB या 115VT के, इसको विड्रॉ किया जा सकता है और टैक्स किया जा सकता है अगर बिजनेस अपने ऑपरेशंस को सीज करता है। लॉस ऑफसेट रिस्ट्रिक्शन, देखो अगर कंपनी की मल्टीपल बिजनेसेस होंगे, वो माइट नॉट बी एबल होगी, उसके पास पावर ही नहीं होगी, कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो ऑफसेट कर पाए अपने लॉसेस को फ्रॉम अप
अ क्लोज्ड बिजनेस अगेंस्ट प्रॉफिट्स फ्रॉम अनदर। ठीक है, सो जो मर्जर बेनिफिट है, अगर आप एक मर्ज कर देते हो लॉस मेकिंग को एक प्रॉफिटेबल कंपनी के साथ, वो भी फिजिबल नहीं होगा हर सिचुएशन में, और ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में कि ये चीज़ बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी। सेक्शन 80 IB 80 IC की जो डिडक्शंस है, ये डिडक्शंस अनरिलेटेड है, इसका शटडाउन और कंटिन्यू ऑपरेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी, A, C एंड D इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 69th में 2 लिस्ट दी हुई है। लिस्ट 1 में नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यानी काउंटर पार जो आपका पैरामीटर टेस्ट का है, और पैरामीट्रिक टेस्ट लिस्ट 2 में दिया है, मैच करके बताना है। देखो जो आपके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं इसमें आपको कोई एजम्पशंस की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसके रिगार्डिंग आपको कोई एजम्पशंस की ज़रूरत नहीं होती। पैरामीट्रिक टेस्ट में आपको एजम्पशंस करनी पड़ती हैं डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। सो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए देखो जो फ्रेडमैन टेस्ट है ये एक नॉन पैरामीट्रिक काउंटर पार्ट है टू वे अनोवा का, यानी टू वे अनोवा क्या है, जब टेस्ट डिफरेंसेस अक्रॉस मल्टीपल ग्रुप्स। अब जो आपका मान विटने यू टेस्ट है ये भी एक नॉन पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट है इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट का, अगर आप दो ग्रुप्स को कंपेयर करते हो। जो क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट है ये भी एक नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव है वन वे अनोवा का, यानी जो टेस्ट करेगा डिफरेंसेस को अक्रॉस मल्टीपल ग्रुप्स। जो आपका विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट है अगेन ये नॉन पैरामीट्रिक काउंटर पार्ट है पेयर टी टेस्ट का, अगर आप दो रिलेटेड ग्रुप्स को कंपेयर करते हो। सो ऑप्शन नंबर बी, ए का 4th, बी का 2nd, सी का 1, डी का 3rd इसका करेक्ट आंसर है। 17th क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कॉन्टेस्टेबल मार्केट्स विगोरस कंपटीशन कैन टेक प्लेस इवन अमंग फ्यू सेलर्स इफ। देखो जो आपकी थ्योरी है कॉन्टेस्टेबल मार्केट की वो आर्ग्यू करती है अगर फ्यू सेलर्स भी होंगे ना तब भी विगोरस कंपटीशन एग्जिस्ट कर सकता है। कारण क्या है इसके पीछे? देखो सबसे पहले फ्री एंट्री एंड एग्जिट। देखो जो नई फर्म्स हैं वो इजीली एंटर कर सकती हैं और एग्जिस्टिंग फर्म्स इजीली एग्जिट कर सकती हैं मार्केट से, कोई उनके लिए इन दोनों के लिए कोई सिग्निफिकेंट बैरियर्स नहीं है। अब जो थ्रेट है नए एंट्रेंट्स को वो कीप्स एस्टैब्लिश्ड फर्म्स एफिशिएंट। अब अगर ये आपका थ्रेट है कि भाई नई फर्म्स इसके इजीली एंटर नहीं कर सकती, तो ये जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश फर्म है ना उनको एफिशिएंट बनाए रखता है और प्रिवेंट करता है कि वो एक्सेसिव प्राइस ना चार्ज कर पाए। अब जो इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और डिमांड इलास्टिसिटी और दोनों बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। देखो कंपटीशन तब होता है जब आपके सिमिलर प्रोडक्ट्स हों एज लॉन्ग एज एंट्री एंड एग्जिट आर फ्री, और जो डिमांड इलास्टिसिटी है ये भी बिल्कुल इसेंशियल नहीं है। देखो कंपटीशन एग्जिस्ट करेगा अलग अलग डिमांड कंडीशंस में। सो जो की फैक्टर्स हैं जो जो आपकी मेन लो एंट्री और एग्जिट बैरियर है, नॉट द नंबर ऑफ सेलर और फैक्टर्स आर लिस्टेड। सो अगर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊं 70th क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी, सी एंड ई विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे 71 पे बढ़ते हैं। अब पॉपुलेशन हैज अ मीन, ये आप 72nd क्वेश्चन देखो। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन क्या कह रही है, अगर आप बैरियर्स को रिमूव कर देते हो नेशनल मार्केट्स के बीच में तो जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्रिएट कंपटीशन ड्यू टू बिगर ट्रेडिंग एरिया। रीजन क्या कह रहा है, इंक्रीज्ड कंपटीशन कैन लीड टू क्लोजर ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड हार्म डोमेस्टिक कंजम्पशन। ध्यान से सुनो, देखो जो असर्शन है ट्रेडिंग जो ब्लॉक्स अगर आपकी जो यूरोपियन यूनियन है वो रिमूव करती है बैरियर्स मेंबर कंट्रीज के बीच में, जिससे एक लार्जर मार्केट गुड्स और सर्विसेज के लिए क्रिएट हो जाती है। यानी इससे क्या होगा, इससे कंपटीशन फोस्टर होगा बिजनेसेस को वो डिफरेंट कंट्रीज में, और वो compete करेंगे कस्टमर्स के लिए अपने ब्लॉक के लिए। अब जो रीजन था वो इनकरेक्ट था। देखो जो इंक्रीज्ड कंपटीशन है वो कई बार क्या करता है, उससे क्लोजर हो जाता है इनएफिशिएंट लोकल बिजनेसेस का, बट इसके साथ साथ इनोवेशन और लोअर प्राइसेस भी कंज्यूमर्स के लिए इसका रिजल्ट है। सो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो जो बेनिफिट है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन को मिलता है बाय प्रोवाइडिंग मोर चॉइसेस एंड पोटेंशियली बेटर क्वालिटी गुड्स एट लोअर प्राइसेस। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 73rd क्वेश्चन पे। लिस्ट दी हुई है, कॉन्सिक्वेंट आउटकम्स दिए हुए हैं, टैक्सेशन पर्सपेक्टिव दिया हुआ है। अगर मैं आपको करेक्ट मैचिंग करूं, देखो जो पेनल्टी का प्रोसिक्यूशन है, जो टैक्सेशन जब होगी ना उसमें आप डेलिबरेटली हाइड करते हो अपनी इनकम या एसेट्स को, ताकि आप टैक्सेस को अवॉइड कर पाओ, जिससे आपको पेनल्टीज और पॉसिबल प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ सकता है। रिड्यूस टैक्स थ्रू लूपहोल्स। देखो टैक्स अवॉइडेंस में आप लीगल मींस का यूज करते हो अपनी टैक्स लायबिलिटीज को कम करने के लिए। अब ये चीज आप कैसे करोगे, आप डिडक्शंस की, एग्जम्पशंस की और लूपहोल जो टैक्स में अवेलेबल है उनका फायदा उठाओगे।
कॉम्प्लायंस में यानी जो जब टैक्स मैनेजमेंट होगी यानी वो एक लीगल और एथिकल प्रोसेस है कि आप ये चीज़ इंश्योर करते हो कि आप टैक्स लॉस और रेगुलेशन के साथ कंप्लाई कर रहे हो। डिसीजन मेकिंग गाइड, देखो टैक्स प्लानिंग में आप प्रोएक्टिवली स्ट्रेटेजीज बनाते हो ताकि आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को मिनिमाइज कर सको लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते रहते, यानी आप एज अ गाइड एक्ट करते हो जो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं जो आपके टैक्सेस को अफेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं 74th क्वेश्चन में, विच आर द आरबीआई नोटिफाइड डोमेस्टिक एक्रेडिटेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। देखो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई वो ना हर कुछ रेगुलर टाइम पीरियड के बाद नोटिफाई करता रहता है वो लिस्ट जो डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सीआरए हैं जो उसके स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं। अगर मैं आपको जून 2024 की बात करूं जो अक्रेडिटेड सीआरएस हैं इसमें अब एग्जैक्ट आपको करेंट डाटा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें क्राइसिल, इक्रा, केयर रेटिंग्स लिमिटेड है। बट आपका अगर हम अब जो आपको क्वेश्चन में पूछे गए थे उसके बेसिस पे ऑप्शन नंबर ए, बी और सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 75 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज एन अनकॉमन फीचर ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। देखो अगर मैं प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल के फीचर्स का ब्रेकडाउन करूं, इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड कंपनी, देखो दोनों प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनीज में जो पब्लिकली ट्रेड नहीं होती स्टॉक एक्सचेंज पे। कैपिटल पूल, जो ये अपनी कैपिटल है ये रेस करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। लिमिटेड रेगुलेशंस, अगर हम पब्लिक कंपनी के साथ कंपेयर करें प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इन पे बहुत कम रेगुलेशंस लगती हैं। हाउएवर देयर आर स्टिल रेगुलेशंस रिगार्डिंग इन्वेस्टर क्वालिफिकेशन, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा। सो ये कुछ मेन फीचर्स थे। सो अगर इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊं तो ऑप्शन नंबर बी रीस्ट्रक्चरिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हो 75th का, नेशनल इंस्टीट्यूशन आपका द इन्वेस्टमेंट इज यूज फॉर फाइनेंशियल ऑपरेटिंग रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इन्वेस्टर कंपनी। सो ये इसका अनकॉमन फीचर है। अगर इसको डिटेल में भी बताऊं, देखो जो फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग रिस्ट्रक्चरिंग है, देखो जो आपकी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है वो समटाइम अपने आप को रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज में इन्वॉल्व कर लेती हैं इन्वेस्ट करने के लिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाए। बट ये उनका प्राइमरी मकसद नहीं है। उनका जो मेन गोल होता है कि उन्होंने रिटर्न्स जनरेट करनी है कंपनीज को हेल्प करके कि वो ग्रो करें, इवेंचुअली एग्जिस्ट करें अपने आईपीओ और सेल के द्वारा। और जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ये टिपिकली अर्लियर स्टेजेस की में हो जाती है कंपनी की, जहां पे जो फोकस वो ग्रोथ पोटेंशियल पे होता है, स्ट्रक्चरिंग पे नहीं। आगे बढ़ते हैं 76 क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फुली ऑन सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। देखो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसकी बहुत कम होली ऑन सब्सिडरीज है, जो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंक मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंक मैनेजमेंट एंड इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, इनका कोई लेना देना नहीं है। ये डायरेक्टली ओन नहीं करता आरबीआई, ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं। और जो इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज है ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो फुली ओन सब्सिडरी है आरबीआई की। ये आपको स्टेट ऑफ द आर्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ताकि आप बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स को इंडिया में सपोर्ट कर पाओ। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 77th क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लिएस्ट सीक्वेंस स्टेप्स टेकन टू डेवलप द मनी मार्केट इन इंडिया। ठीक है, देखो जो डेवलपमेंट है इंडियन मनी मार्केट की, अगर मैं उसको करेक्ट स्टेजेस में अरेंज करूं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होती है कमर्शियल पेपर की। ये अलाउ करती है कंपनीज को कि वो शॉर्ट टर्म फंड्स रेज कर सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करके। फिर इंट्रोडक्शन होती है वेस एंड मीन्स एडवांसेस की जो लिंक्ड होते हैं बैंक रेट के साथ। ये एक टेम्परेरी लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट को आरबीआई के द्वारा। इंट्रोडक्शन ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी ये चीजें इनेबल किया आरबीआई को कि वो मैनेज कर सकता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को बैंकिंग सिस्टम में थ्रू रेपो रिवर्स रेपो ऑपरेशंस। फिर आती है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, यानी ये चीज अलाउ करती है मैनेज किया जा सके इंटरेस्ट रेट इसको बाय एक्सचेंजिंग फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ऑब्लिगेशंस। फिर आती है इंप्लीमेंटेशन ऑफ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस। सो जो ये फैसिलिटी थी ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है फंड्स का रियल टाइम बेसिस पे। इससे एक तो एफिशिएंसी और सेफ्टी दोनों चीजें अच्छे से बढ़ गई थी। सो ऑप्शन नंबर डी, बी, सी, डी, ए इसका करेक्ट सीक्वेंस है। आगे चलते हैं 78th पे, द ऑप्टिमल कैपिटल बजट ऑफ अ फर्म इज रिफ्लेक्टेड बाय इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ।
देखो जो आपका ऑप्टिमल कैपिटल बजट है फर्म का वो डिटरमाइन होता है उस पॉइंट पे जहां पे जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कर्व है जो शो कर रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स की इंटरसेक्ट करेगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर्व के साथ, जो शो करेगा जो आप एडिशनल कैपिटल रेज करके जो वो राइज हो रहा है उसमें। सो जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है लेवल इन्वेस्टमेंट का जो शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखो जो आपकी एसएमएल और सीएमएल सिक्योरिटी मार्केट लाइन और कैपिटल मार्केट लाइन है इनको आप कैपम में कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में यूज करते हो डिटरमाइन करने के लिए जो एक्सपेक्टेड रिस्क आपको रिस्की एसेट्स पे उनके सिस्टमेटिक रिस्क के बेसिस पे फेस करना पड़ेगा। इनका सीधा साधा कैपिटल बजटिंग डिसीजन के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर्व है ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक फर्म की जिसमें आप डेट और इक्विटी दोनों को कंसीडर करोगे। ये एक वन ऑफ द फैक्टर है जिसे कंसीडर किया जाएगा बट ये ऑप्टिमल कैपिटल बजट पॉइंट नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 80th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखो जो आपकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है उसकी कुछ लिमिटेशंस है बट लिमिटेशंस होने के बावजूद भी ये आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है डिसीजन मेकिंग के लिए। सो अगर हम इसको ध्यान से स्टडी करें तो जो आपका कुछ लिमिटेशंस जो आपको दी गई हैं उसको स्टडी करें। आइडेंटिफाइंग कॉस्ट विद एक्टिविटीज, देखो ये चैलेंजिंग हो सकता है बट जो एबी से कहीं ना कहीं हेल्प करती है कि आप कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई कर सको और कॉस्ट एलोकेशन की एक्यूरेसी को बढ़ा सको। सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, देखो इंप्लीमेंट करना और मेंटेन करना एबीसी को कई बार एक्सपेंसिव होता है बट इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं अगर हम इसको एज कंपेयर करें कॉस्ट के साथ। सपोर्ट एक्टिविटीज, देखो एबीसी नहीं कंसीडर करती है अलग अलग सपोर्ट एक्टिविटीज कॉस्टिंग प्रोसेस में बट ये आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट पिक्चर प्रोवाइड करती है। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, देखो कुछ डाटा जब आप गैदर कर रहे हो एनालाइज कर रहे हो वो डायरेक्टली नहीं यूज किया जाता हर डिसीजन में बट एबीसी आपको इनसाइट्स प्रोवाइड करती है कॉस्ट बिहेवियर क्या है और आपको हेल्प करती है कि आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन प्रोडक्ट प्राइसिंग के या आउटसोर्सिंग के या प्रोसेस इंप्रूवमेंट के किस तरीके से लोगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी नॉट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग विल बी द करेक्ट आंसर। 81st क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर स्प्रेड इज डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ फॉलोइंग। देखो अगर हम बैंकिंग सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जो स्प्रेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बार पेपर में पूछा गया है। देखो जो स्प्रेड होता है वो डिफरेंस है जो इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज कर रहा है अपने लोन्स पे और जो इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है आपको आपके डिपॉजिट्स पे। यानी जो ये स्प्रेड है ये की फैक्टर डिटरमाइन करने में कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी क्या हुई है। अब जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्प्रेड को उसमें सबसे पहले आते हैं रेट सेंसिटिव एसेट्स। देखो जो प्रोपोर्शन बैंक के एसेट्स की है विद इंटरेस्ट रेट्स दैट एडजस्ट टू मार्केट चेंजेस लाइक लोन्स इंपैक्ट द स्प्रेड। यानी जितनी हायर प्रोपोर्शन होगी रेट सेंसिटिव एसेट्स की उतना ही बैंक्स को अलाउ होगा कि वो पोटेंशियली इंक्रीज कर सकते हैं अपने स्प्रेड को मार्केट इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे राइज करेगा उसकी प्रोपोर्शन में। फिर आता है एसेट रेशियो, यानी ये इसका मतलब है जो कंपोजिशन है बैंक के एसेट की जितना हायर रेशियो होगा उतनी इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स अ हायर रेशियो ऑफ इंटरेस्ट अर्निंग एसेट अगर आप कंपेयर करोगे टू नॉन इंटरेस्ट अर्निंग एसेट ये पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा स्प्रेड को। सो ऑप्शन नंबर सी बी एंड डी इसका करेक्ट आंसर है। देखो जो फॉरेक्स है ये जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होती है नो डाउट वो आपको इनकम जनरेट करती है बट इसका स्प्रेड के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये लैंडिंग और डिपॉजिट रिस्क इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। जो लिवरेज रेशियो है ये मेजर करता है बैंक का डेट अगर आप उसको कंपेयर करो इक्विटी के साथ ये आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क को तो इफेक्ट करेगा बट इसका भी स्प्रेड के साथ कोई लेना देना नहीं है। आगे 82 क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, विच कमिटी हैड रिकमेंडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ रिफॉर्म इन द इंश्योरेंस सेक्टर। देखो जो आपकी मल्होत्रा कमेटी 1993 है जिसको आप इंश्योरेंस रिफॉर्म कमेटी के नाम से भी जानते हो, ये एक की कमेटी थी इंडिया में जो रिकमेंड करती है कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क रिफॉर्म्स का इंश्योरेंस सेक्टर में। इसने ही रास्ता बनाया था प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन का इंडस्ट्री में। ठीक है, सो ये आपको मेन चीज याद रखनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बट जो इसमें अदर कमेटीज दी गई हैं जो डील करती हैं इंश्योरेंस रिलेटेड इश्यूज के साथ बट जो मल्होत्रा कमेटी है वो सबसे ज्यादा
कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन इंश्योरेंस सेक्टर में इसी ने दिए थे। आगे बढ़ते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 83 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज एन आर्ट ऑफ डॉजिंग टैक्स विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ। देखो जो टैक्स अवॉइडेंस है इसमें आप लीगल मींस का यूज करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करते हो, आप डिडक्शन का, एग्जाम्पशंस का और लूप होल का जो टैक्स में अवेलेबल उनका फायदा उठाते हो। यानी ये कोड जो डिस्क्राइब करता है, जो ये अप्रोच है कि आप जो तरीके ढूंढते हो अपने टैक्स को लीगल फ्रेमवर्क के अंदर। फिर जो टैक्स मैनेजमेंट है ये एक ब्रॉडर प्रोसेस है, आप इसमें इंश्योर करते हो कि आप टैक्स लॉ के साथ कंप्लाई कर रहे हो और अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कर रहे हो लीगल मींस के थ्रू, बट इसमें टैक्स प्लानिंग और अवॉइडेंस दोनों आ जाते हैं। फिर जो आपकी टैक्स प्लानिंग है इसमें आप पर्टिकुलरली प्रोएक्टिवली डेवलप करते हो स्ट्रेटेजी को, ताकि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सको विद इन लीगल बाउंड्री। सो ये भी कहीं ना कहीं टैक्स मैनेजमेंट का कंपोनेंट है। टैक्स एवेजन एक इलीगल एक्ट है, या आप डेलिबरेटली गलत चीजें करते हो, अपनी इनकम और एसेट्स को छुपाते हो ताकि आप टैक्सेस को अवॉइड कर पाओ। सो इसमें आप लॉ को ब्रेक करते हो। सो इन शॉर्ट ऑप्शन नंबर बी टैक्स अवॉइडेंस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 84th क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट चेंजेस इन होल्डिंग्स ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज बाय ऑफिशियल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन आर अकाउंटेड फॉर। देखो जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये एक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है जो ट्रैक करता है कंट्री की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हो रही हैं। इसके तीन मेन कंपोनेंट्स है। करंट अकाउंट जो रिकॉर्ड करता है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स गुड्स और सर्विसेज के, इनकम पेमेंट्स के और करंट ट्रांसफर्स के। कैपिटल अकाउंट आपके कैपिटल ट्रांसफर ट्रैक करता है फाइनेंशियल एसेट्स के, और यहाँ जो आप फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर कर रहे हो या डिस्पोज कर रहे हो। जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है ये स्पेसिफिकली कैप्चर करता है जो चेंजेस ऑफिशियल होल्डिंग्स में, जो आपके पास फॉरेन करेंसी या गोल्ड के ऑफिशियल होल्डिंग है सेंट्रल बैंक के पास, उसमें जो चेंजेस आने उसको ट्रैक किया जाता है। और जो फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट है ये टर्म है जिसको आप जनरली यूज करते हो, बट ये कोई स्टैंडर्ड बीओपी अकाउंट की कोई कैटेगरी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे 85th क्वेश्चन पे चलते हैं। The steps to be followed by a firm by strategizing to go international are as follows। देखो अगर एक फर्म अपने आप को इंटरनेशनल करना चाहती है, वो इंटरनेशनलाइजेशन में जाना चाहती है, तो उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले वो डिसाइड कर देगी कि उन्होंने ग्लोबल जाना है या नहीं जाना। ये इनिशियल स्टेप है, यानी इसमें आप डिफरेंट फैक्टर्स कंसीडर करोगे कि फर्म की कैपेबिलिटीज क्या है, उसकी ग्लोबल मार्केट पोजीशन क्या, फिर आप मार्केट डिसाइड करोगे जिसमें आपने एंटर करना। देखो अगर आप ग्लोबल जाओगे, आप रिसर्च करोगे, आइडेंटिफाई करोगे टारगेट मार्केट को जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल होगा, और सूटेबिलिटी देखोगे कि फर्म के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की किस में है। फिर आप डिसाइड करोगे कब एंटर करना है, यानी एनालाइज की जाएंगी मार्केट कंडीशन, इंटरनल रेडीनेस देखी जाएगी, रिसोर्सेबिलिटी भी देखी जाएगी, फिर डिटरमाइन की जाएगी कि ऑप्टिमल टाइमिंग क्या होगी आपकी उस मार्केट में एंटर करने की। फिर आप एक मोड एंट्री का चूज करोगे, आप एक सिलेक्ट करोगे अप्रोप्रिएट एंट्री मोड, आपने एक्सपोर्ट करना है, ज्वाइंट वेंचर करना है या फॉरेन सब्सिडी, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर लास्ट में डिसाइड करोगे हाउ टू एंटर द चूजन मार्केट। एक डिटेल प्लान डेवलप किया जाएगा मार्केट एंट्री के लिए, उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ऑपरेशनल सेटअप सब कुछ होगा। सो ऑप्शन नंबर सी CBAED विल बी द करेक्ट आंसर। 86th क्वेश्चन पे चलती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर एग्रीकल्चर इनकम। देखो कुछ चीजें हैं उनको समझो। जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट के, उसमें कुछ चीजें आती है। सबसे पहले आते हैं रेंट एंड रेट्स फ्रॉम लैंड। देखो जो इनकम आप लीजिंग से आपको मिल रही है, जो आपने एग्रीकल्चर लैंड को लीज किया, वो भी एग्रीकल्चर इनकम ही कहलाती है। प्रोसेसिंग फॉर मार्केट, अगर आपको कोई इनकम हो रही है उन एक्टिविटीज जैसे क्लीनिंग, सॉर्टिंग या पैकेजिंग कर रहे हो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, उनको सेल के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो उसको भी एग्रीकल्चर इनकम ही माना जाता है। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, अब जो इनकम आपको फार्म हाउस से, जो आपका एग्रीकल्चर लैंड पे सिचुएटेड है, जिसमें आपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही कंसीडर किया गया है, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम ही मानी जाएगी। सो ऑप्शन नंबर A, B, C एंड E इसका करेक्ट आंसर है। जो आपकी सेल्फ ग्रोन ग्रास, ट्रीज और बैम्बू है, जब आपको इनकम होती है इन चीजों को सेल करके, ये एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है, बट ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस पे और आपने इनको ग्रो और हार्वेस्ट कैसे किया है। और जो आपका स्टोरिंग प्रोड्यूसर, अगर आपको कोई इनकम हो रही है सोली अगर आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर किया, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाती। आगे 87th क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रॉब्लम डेफिनेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स।
अरेंज दैम इन लॉजिकल सीक्वेंस। देखो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है रिसर्च में, उसमें अगर लॉजिकल सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे की प्रॉब्लम्स को। आपने स्टार्ट कैसे करना है, रिकॉग्नाइज करना है जो जनरल इशू या चैलेंज है जिनको आप एड्रेस करना चाहते हो। फिर आप डिटरमाइन करोगे यूनिट ऑफ एनालिसिस, यानी डिफाइन करोगे और वो लेवल जिस पे आप कलेक्ट करोगे डाटा को। फिर डिटरमाइन करोगे रेलेवेंट वेरिएबल्स, आइडेंटिफाई करोगे वो सारे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्रॉब्लम को या रिसर्च के क्वेश्चन को। फिर आप रिसर्च क्वेश्चन लिखोगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करोगे, यानी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको चाहिए या टेंटेटिव प्रेडिक्शन वेरिएबल्स के रिगार्डिंग फॉर्मुलेट की जाएगी। लास्ट में आप राइट करोगे मैनेजरियल डिसीजन स्टेटमेंट और रिसर्च ऑब्जेक्टिव। क्लियरली स्टेट करोगे जो फैसला आपने लेना है, जो अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए रिसर्च के लिए, वो ही आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं 88th क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हायरिंग रिलेटेड टर्नओवर कॉस्ट व्हेन एन एम्प्लॉय क्विट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो टर्नओवर कॉस्ट है इसमें अलग अलग खर्चे आ जाते हैं, यानी जब एक एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है। अगर मैं आपको हायरिंग रिलेटिंग कॉस्ट बताऊं तो इसमें ट्रेनिंग कॉस्ट, देखो जो कीमत आपको एक नई एम्प्लॉय को ट्रेन करने के पड़ती है जिसने छोड़ा है, वो हायरिंग कॉस्ट का हिस्सा है मीन। सो ऑप्शन नंबर सी ट्रेनिंग विल बी द करेक्ट आंसर। अगर मैं दूसरी ऑप्शन की बात करूं, एडवर्टाइजिंग, इंटरव्यूइंग और रिक्रूटर फी, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट है, बट कहीं ना कहीं ये ब्रॉडर कैटेगरी में आ जाते हैं हायरिंग कॉस्ट में। जो ट्रेनिंग है वो एक सेपरेट कॉस्ट है जो की जाती है कैंडिडेट जब एक सिलेक्ट होता है उसको ट्रेन करने के लिए। 89th क्वेश्चन पे चलो। अ मल्टीनेशनल कंपनी कैन यूज स्विच प्राइसेस टू क्रिएट प्रॉफिट्स इन लो टैक्स रिजाइम्स एंड लॉस इन हाई टैक्स रिजाइम। देखो जो ट्रांसफर प्राइसिंग है उसका मतलब है वो प्राइस जिसपे जो गुड्स और सर्विसेज है उनको एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन डिफरेंट डिविजन या सब्सिडरीज एक सेम मल्टीनेशनल कंपनी की। कंपनीज मैनिपुलेट कर सकती है ट्रांसफर प्राइसेस को अपने प्रॉफिट्स को शिफ्ट करने के लिए। वो जानबूझकर आर्टिफिशियली हाई ट्रांसफर प्राइस सेट करेगी उन गुड्स के लिए जो वो अपनी सब्सिडरी को लो टैक्स कंट्रीज में बेच रही है, और कंपनी हायर प्रॉफिट शो करेगी इन हाई टैक्स कंट्रीज। कन्वर्सली वो कम ट्रांसफर प्राइसेस सेट करेंगे जब उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को शिफ्ट करना है हाई टैक्स कंट्रीज में। सो ऑप्शन नंबर डी ट्रांसफर प्राइसिंग विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो डिविजनल होल्डिंग कंपनी और इंटर डिविजनल प्राइसेस है, ये टर्म्स है जिनको यूज किया जाता है कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसफर प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज के, बट इनका सीधा सीधा प्राइस मैकेनिज्म जो प्रॉफिट शिफ्टिंग के लिए कर रहे हो उसके कोई लेना देना नहीं है। लास्ट क्वेश्चन 90th। An attacking strategy which involves introducing new products or technology that rewrite the rules of competition in the market and avoid direct conflict with rival is known as। अगर मैं आपको सभी का एक बार बताऊं, देखो फ्लैंकिंग एक में आप क्या करते हो, यू आर अटैकिंग का कॉम्पिटिटर्स वीकर मार्केट्स और कस्टमर सेगमेंट्स। बाईपास में जो ये स्ट्रेटेजीज का मेन फोकस है, आप एक नई मार्केट को क्रिएट कर रहे हो या कस्टमर सेगमेंट को क्रिएट कर रहे हो और आप डायरेक्ट कंपटीशन एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के साथ अवॉइड कर रहे हो। इन सर्कलमेंट में आप अटैक करते हो कॉम्पिटिटर को मल्टीपल फ्रंट्स पे, जिससे आप मार्केट शेयर उसका स्क्वीज कर दोगे। ग्योरेला में इस स्ट्रेटेजी में आप अनकन्वेंशनल टैक्टिक जैसे हिट एंड रन अटैक यूज करते हो लार्जर कॉम्पिटिटर को डिस्टर्ब करने के लिए। सो जो बाईपास बेस्ट स्ट्रेटेजी और वो बेस्ट सूट करती है डिस्क्रिप्शन को, यानी जब आपने एक नया प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है ताकि आप डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सको, यानी इसमें आप नई मार्केट स्पेस क्रिएट करते हो rather than engaging in head on fight with the existing competitor। सो ऑप्शन नंबर बी बाईपास विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम करते हैं आज का सेशन वाइंड अप।